न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं इस टॉपिक के, ठीक है। न्यूमेरिकल से पहले हमने सारे फॉर्मूले इसके यहाँ पे लिख दिए। अब तक हमने इस चैप्टर में 4 फॉर्मूले पढ़े हैं। 2 फॉर्मूले हमने पढ़े रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, वो ये fx इक्वल्स टू f cos थीटा, fy इक्वल्स टू f sin थीटा, ठीक है। ये वेक्टर के नाम के हिसाब से हम बदल सकते हैं। अगर वेक्टर का नाम a है तो ax इक्वल टू a cos थीटा, ay इक्वल्स टू a sin थीटा। अगर वेक्टर का नाम v है तो vx इक्वल्स टू v cos थीटा, vy इक्वल्स टू v sin थीटा एंड सो ऑन, ठीक है। और दो फॉर्मूले हमने पढ़े कंपोजिशन या एडिशन ऑफ वेक्टर के फॉर्मूले, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये छोटी सी चीज मैंने लिखी है कि थीटा ये एंगल वो एंगल है जो x एक्सिस के रिस्पेक्ट से लिया जाता है। अगर एंगल x एक्सिस के हिसाब से हो या अगर एंगल x एक्सिस से मेजर किया गया हो तो fx का आंसर f cos और fy का आंसर f sin थीटा होता है। यानी कि अगर x एक्सिस से नहीं होगा तो ये फॉर्मूले भी ये नहीं होंगे। और न्यूमेरिकल्स में ऐसा होता है कि थीटा कभी x से होगा कभी y से होगा तो फॉर्मूले बदल जाएंगे। थीटा सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस से जब होता है तब ही ये फॉर्मूले रखते हैं। अगर y से होगा तो ये फॉर्मूले बदल जाएंगे। इसका एक छोटा सा प्रूफ हम देख लेते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। इस ट्रायंगल में सपोज ये हमारे पास f आ गया, ये fx आ गया, ये fy आ गया, ठीक है। ये हमारे पास थीटा था तो इस थीटा के साथ हमने कहा था ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये साइड बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूं मुझे fx निकाल के बताएं, तो आप कहेंगे fx और ये मालूम है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं मुझे fx निकाल के यानी कि बेस कैलकुलेट करके बताइए और हाइपोटेन्यूज आपको मालूम है तो बेस और हाइपोटेन्यूज कौन सा रिलेशन होता है? बेस और हाइपोटेन्यूज का cos, कर्ली ब्राउन है बेस हाइपोटेन्यूज। तो आपने कहा ठीक है cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में डायरेक्ट लिख रहा हूं थोड़ा, बेस which is fx upon hypotenuse which is f। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा क्या? f cos थीटा is equal to fx या fx is equal to f cos थीटा, ठीक है। यही हमने देखा था अभी भी, ये फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे परपेंडिकुलर कहूं तो परपेंडिकुलर यानी कि fy कहूं तो fy बीइंग ए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें मालूम हो तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला रिलेशन which is sin थीटा। तो आपने कहा कि sin थीटा is equal to perpendicular, perpendicular means fy upon hypotenuse। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो f sin थीटा equals to fy या fy is equal to f sin थीटा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। और यही हमने यहाँ पे भी देखा। ये कब फॉर्मूले आए हमारे पास? जब ये एंगल हमारे पास कौन से एक्सिस से आया? x एक्सिस से आया। ये तो x एक्सिस होता है, ठीक है। नाउ अब जरा हम दूसरी तरफ, जब एंगल x एक्सिस से मेजर ना हो रहा हो तो एंगल अगर y एक्सिस से आपको दिया हुआ है यानी कि ये f हो गया, क्योंकि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है तो इनके नाम fx और fy ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ एरो शो किया था लिहाजा इनके ऊपर भी एरो आना चाहिए था, ठीक है। ये गलती हुई हमसे भी। एनीवेज यहाँ पे अब थीटा में आपसे कहूं ये दिया हुआ है y एक्सिस के हिसाब से। कैसे मालूम y एक्सिस के? क्योंकि ये y कंपोनेंट के साथ दिया हुआ है और y कंपोनेंट तो है ही वो कंपोनेंट जो y एक्सिस पे होता है, ठीक है, या y एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। अब इसके हिसाब से क्या होगा? इसके हिसाब से fx क्या बन गया? थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो fx हमारे पास क्या बन गया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के साथ 90 का एंगल बनाने वाली साइड बेस और जो बच गई साइड हमारी हाइपोटेन्यूज। ये हमने शुरू में भी कहा था कि परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं, हाइपोटेन्यूज रिमेन्स द सेम। जरा अब मैं आपसे कहूं fx फाइंड आउट करके बताइए, तो अब आप कहेंगे अब
एफ एक्स कौन है, परपेंडिकुलर, और आपको मालूम क्या है, यही एफ यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो इस दफा आपको एफ एक्स यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला विच इज साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज एफ एक्स, तो दिस इज एफ एक्स अपॉन एफ वाई, सॉरी एफ एक्स अपॉन एफ, ठीक है। और यहां से एफ एक्स का आंसर हमें मिल जाएगा क्या, एफ साइन थीटा, ठीक है। और एफ वाई की वैल्यू अगर आपसे फाइंड आउट करने को कहा जाए तो आप कहेंगे इस ट्रायंगल में एफ वाई क्या काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। तो आपको एफ वाई निकालने का मतलब बेस ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। तो बेस ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए नोइंग द हाइपोटेन्यूज आप बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन इस्तेमाल करेंगे एंड दैट रिलेशन इज cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज एफ वाई अपॉन एफ, इससे बन जाएगा एफ cos थीटा इज इक्वल टू एफ वाई, जिसको हम पलट के ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ वाई इज इक्वल टू एफ cos थीटा। ठीक है, फॉर्मूले देखिए आप, हम तो एफ एक्स को एफ cos थीटा ही पढ़ते थे, एफ वाई को एफ साइन थीटा पढ़ते थे, लेकिन ये एफ एक्स तो कभी एफ साइन थीटा भी आ जाता है, ये एफ वाई कभी एफ cos थीटा भी आ जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब एफ एक्स का मतलब एफ cos थीटा और एफ वाई का मतलब एफ साइन थीटा है, या एफ एक्स का मतलब एफ साइन थीटा और एफ वाई का मतलब एफ cos थीटा? हाउ वुड वी नो? तो हमने कहा पहचान देखेंगे। अगर एंगल थीटा एक्स एक्सिस के लिहाज से है तो जो फॉर्मूले हमने याद किए हैं वही इस्तेमाल होंगे, और अगर एंगल थीटा वाई के रिस्पेक्ट से बन रहा है तो फॉर्मूले बदल जाएंगे, और बदलेंगे भी कैसे? नया फॉर्मूला नहीं बनेगा, इंटरचेंज हो जाएंगे। जो पहले एफ एक्स का आंसर था अब वो एफ वाई का बन गया, और जो पहले एफ वाई का आंसर था वो एफ एक्स का हो गया। तो ये भी चलो एक आसानी है कि सिर्फ इंटरचेंजिंग ही हुई है, तो हमें कोई नया फॉर्मूला याद कर रखना पड़ेगा, लेकिन ये इंटरचेंजिंग में भी ऑर्डर क्या रहेगा? तो हमने कहा जो फॉर्मूले हमें याद हैं इसी को याद रखो। क्या फॉर्मूले हमें याद है? एफ एक्स इक्वल्स टू एफ cos थीटा, एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, दैट्स इट। कंडीशन थीटा एक्स एक्सिस से होना चाहिए, बस ये एक दफा चेक कर लेंगे। अगर थीटा एक्स से है तो जो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए वही आ जाएंगे, और हमें ये याद करना है बस, ठीक है। अगर थीटा कभी y एक्सिस से आ गया तो आप कहेंगे ठीक है y एक्सिस से आ गया तो इनको बदल देंगे, जो याद है उसी से काम चलेंगे, नई कोई तीसरी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लास्टली दोबारा से एक दफा जो फॉर्मूले हमने याद किए हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एफ cos थीटा, एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, यही याद रखेंगे। बस इसमें एक इजाफी शर्त और साथ में रख लेंगे कि जब कभी भी ये फॉर्मूले इस्तेमाल करने को आए ध्यान से देख लें क्या थीटा एक्स एक्सिस से बन रहा है डायग्राम में या क्वेश्चन में कि नहीं। इफ यस, अगर थीटा क्वेश्चन में आपको बताया गया है एक्स एक्सिस से बन रहा है तो ये फॉर्मूले चलेंगे, लेकिन अगर आपको थीटा वाई एक्सिस है तो इन्हीं फॉर्मूलों को हम इंटरचेंज कर देंगे। जो एफ एक्स का आंसर है वो एफ वाई का, जो एफ वाई का आंसर है वो एफ एक्स का, ठीक है। तो हम इसी पे इत्तेफाक करते हैं, इसी को याद रखेंगे। थीटा चेक कर लेंगे, y से होगा तो बदल जाएंगे, x से होगा तो बदस्तूर ऐसे ही कायम रहेंगे। ठीक हो गया? चलिए अब यहां से हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। अच्छा जी, मेरे पास है मैट्रिक्स फिजिक्स की बुक, ठीक है, और इस बुक में हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं पेज नंबर 84 प्रॉब्लम नंबर 5.5। पेज नंबर 84 प्रॉब्लम नंबर 5.5। प्रॉब्लम 5.5 में आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस बाय ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। आपको तीन फोर्सेस गिवन है पार्ट 1, 2 और 3 के अंदर, और उन तीन फोर्सेस के x और y कंपोनेंट्स आपको यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको मालूम करने हैं, ठीक है। पहले पार्ट में आपको मैग्नीट्यूड नहीं लिखा हुआ, इसमें वो मिसप्रिंटेड है, तो मैग्नीट्यूड लिख लीजिएगा 14.14 न्यूटन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो पहले पार्ट में फोर्स की वैल्यू, मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपको 14.14 न्यूटन, थीटा 45 डिग्रीज, और साथ में लिखा हुआ है बुक में विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सेकंड पार्ट में
15 न्यूटन थीटा 60 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। थर्ड पार्ट में 20 न्यूटन थीटा 90 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो हमें वैल्यूज गिवन हैं, इन वैल्यूज में सारी फोर्सेस के लिए हमें क्या चाहिए, एफ एक्स और एफ वाई। हर फोर्स का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट आपको चाहिए। तो हमने एफ एक्स और एफ वाई ऐसे करके लिख लिया। इसको लिखने का एक तरीका और भी हो सकता है। पार्ट 1 में दी गई फोर्सेस को मैं F1 थीटा 1, पार्ट 2 वाली फोर्सेस को F2 थीटा 2, पार्ट 3 वाली फोर्स को F3 थीटा 3 लिख सकता हूँ। और उस सूरत में फिर हमें F1 का x कंपोनेंट, F1 का y कंपोनेंट, F1x, F1y, F2 के x और y कंपोनेंट के लिए F2x, F2y, F3 के x और y कंपोनेंट के लिए F3x, F3y, इस तरह से हमें लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो डेटा काफी लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने फिर क्या किया, इसको एक ही जनरल एक स्टेटमेंट बना के ऐसे लिख दिया। अब एक पार्ट में सॉल्व कर देता हूं, बाकी पार्ट फिर आप होमवर्क के तौर पे कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 1, फॉर एफ एक्स, सिंस ध्यान में रखना था हमें कि ये जो x और y कंपोनेंट्स के फॉर्मूले तो वही है जो fx इक्वल टू f cos fi इक्वल टू f sin थीटा हमने पढ़ रखे हैं, लेकिन शर्त क्या थी, यहाँ से हमें देखना था कि थीटा x एक्सिस के हिसाब से है या नहीं। तो हमें हर पार्ट में दिया गया है थीटा x, तो गुड फॉर अस कि फॉर्मूले में कोई चेंजेस हमें नहीं करनी, एज इट इज इस्तेमाल होंगे। तो fx इक्वल टू f cos थीटा, which implies that fx is equal to f की वैल्यू which is 14.14, cos थीटा का मतलब हो जाएगा cos of 45 डिग्रीज, 14.14 cos of 45 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें टेबल से मालूम करनी है, ये टेबल आपको याद होना चाहिए है। तो cos 45 की वैल्यू होती है 0.707। आपको दोनों में, फ्रैक्शंस में और डेसिमल में याद होना चाहिए। जहां जो वैल्यू यूज करना सूटेबल हो वो यूज कर लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे डेसिमल वाली वैल्यू है, इस वजह से यहाँ पे मैंने इसका आंसर भी डेसिमल में लिखा। अगर ये डेसिमल वाली वैल्यू नहीं होती, कोई इंटीजर वैल्यू लिखी होती, तो मैं इसका आंसर फ्रैक्शन वाले लेता जो 1/√2 होता है। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, 14.14 मल्टीप्लाई का 0.707, इसका आंसर बनता है अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन। ठीक है, और फॉर एफ वाई वहां पे भी ऐसे ही है, सिंस एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो पार्ट 1 में एफ की वैल्यू क्योंकि 14.14 ही है, लिहाजा 14.14 साइन थीटा यानी कि साइन 45। साइन 45 का आंसर वही होता है जो cos 45 का है, यानी कि 0.707। मल्टीप्लाई होने के बाद इसका आंसर भी बन जाएगा 10 न्यूटन। तो Fi की वैल्यू आ गई 10। इसी तरह से पार्ट 2, 15 न्यूटन 60 डिग्री। तो ये फॉर्मूला लेंगे का f की जगह पे 15, थीटा की जगह पे 60 डिग्री, सॉल्व करेंगे fx के लिए, fi के लिए, पार्ट 2 की हेडिंग बना के, फिर पार्ट 3 की हेडिंग बना के आपके आंसर बुक से वेरीफाई हो जाने चाहिए। ठीक है, हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5.6। ओके, हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5.6, सेम पेज 84। डिटरमिन कंप्लीटली द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में आपको कंप्लीटली रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है। पार्ट 1 में आपको बताया है x कंपोनेंट 5 किलोमीटर, y कंपोनेंट 3 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर से हमें समझ में आया कि किलोमीटर तो लेंथ की यूनिट होती है, तो ये 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर डिस्टेंस, या क्योंकि हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज होंगी। ठीक है, x कंपोनेंट 5 किलोमीटर है तो डिस्प्लेसमेंट जिसको हम s से शो करते हैं उसका x कंपोनेंट 5 किलोमीटर है, और डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट sy 3 किलोमीटर। सेकेंड पार्ट में 7.5 and 18 kilometers respectively, SX 7.5 और SY
18 kilometers respectively. Part 3 5.3 और 43.8. 5.3 और 43.8 Sx और Sy की वैल्यूज हैं. रिक्वायर्ड में आ जाते हैं. रिक्वायर्ड में आपसे इन्होंने सवाल में शुरू में कहा था डिटरमिन कंप्लीटली द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको बताना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन. अब यहां हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी और अब इसको हम सॉल्व करते हैं. पार्ट 1 में सबसे पहले हम S कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. अब देखिए इस दफा हमें क्या करना है, आपको x और y कंपोनेंट्स मालूम हैं और इन कंपोनेंट्स की मदद से आपको क्या करना है, इन कंपोनेंट्स की मदद से आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर के एंगल की डायरेक्शन की वैल्यू मालूम करनी है. तो ये तो क्या हो जाएगा, आपको कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, यानी कि जब आपको x और y कंपोनेंट्स मालूम हो तो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. लिहाजा यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे. सिंस f इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है. लिहाजा हमारे पास f नहीं है, s है, तो s विल बी इक्वल टू sx स्क्वायर प्लस sy स्क्वायर. इसका रेफरेंस दिए बगैर आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है. s की वैल्यू बन जाएगी sx हमारे पास है कितना 5 का स्क्वायर प्लस sy हमारे पास है 3, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट में, which implies that s is equal to 5 का स्क्वायर का मतलब 25, 3 का स्क्वायर का मतलब 9, which implies that s is equal to 25 plus 9 34, तो ये बन जाएगा आपके पास √34 किलोमीटर्स. आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या आप इसका आंसर पॉइंट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पॉइंट्स में इसका आंसर बनेगा 5.83 किलोमीटर्स. ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि S. अब आ जाते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विच इज थीटा. थीटा के लिए हमने कहा था हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. तो सिंस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू fy अपॉन fx, विच इंप्लाइज दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू sy अपॉन sx हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट थीटा sy की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 3 अपॉन sx यानी कि अपॉन 5, तो दिस विल बी 3 अपॉन 5. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, यहां से आपको थीटा कैलकुलेट करना है, लेकिन थीटा नहीं आ रहा आपके पास, टेंजेंट थीटा आ रहा है. तो फिर हमने क्या देखा था कि टेंजेंट साथ में अगर है तो टेंजेंट को खत्म करने के लिए टेंजेंट इनवर्स लेना पड़ता है. तो यहाँ पे हमने लिखा टेंजेंट, टेकिंग टेंजेंट इनवर्स ऑफ बोथ साइड्स. Therefore, theta is equal to tangent inverse of 3 upon 5. आप चाहें तो इसको पॉइंट से भी लिख सकते हैं 0.6. अब इसका कैलकुलेटर से आंसर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से चाहिए होगा फिलहाल. तो थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी. अच्छा, ये टेंजेंट इनवर्स कैसे निकालते हैं, आप अपने कैलकुलेटर में देखेंगे टेंजेंट का बटन होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर में. उस टेंजेंट के बटन के ऊपर डिफरेंट कलर से टेंजेंट इनवर्स लिखा हुआ होगा. ठीक है, ये जो कलर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इसी कलर का शिफ्ट का या सेकंड फंक्शन का बटन बना हुआ होगा. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकलता है, शिफ्ट का बटन दबा के
टेंजेंट का बटन प्रेस करेंगे तो टेंजेंट के ऊपर लिखा हुआ टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा। शिफ्ट का बटन दबा के साइन प्रेस करेंगे तो साइन इनवर्स कैलकुलेटर पे डिस्प्ले हो जाएगा, और शिफ्ट का बटन दबा के कॉस पे लिखेंगे तो कॉस का इनवर्स डिस्प्ले हो जाएगा। सही है, तो आप टेंजेंट इनवर्स प्रेस करके और उसके बाद फिर ब्रैकेट में, ठीक है, तो ये इसका आंसर। ओके, मेरे पास इस वक्त साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो मैं इसकी वैल्यू एग्जैक्टली नहीं लिख सकूंगा, लेकिन बहरहाल आप उसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास क्या पहले पार्ट का सॉल्यूशन, जिसमें रिजल्टेंट वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकाला और रिजल्टेंट वेक्टर के हमने डायरेक्शन की वैल्यू निकाली यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के जरिए हमने ये फाइंड आउट किया। ये रिजल्टेंट हम हेड टू टेल रूल के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली यही आंसर्स आएंगे जैसे कि आंसर्स आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से मिले। मैं सिर्फ एज एन ऑल्टरनेट मेथड आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आप उसको अपने तौर से सॉल्व कर लीजिएगा, जरूर कीजिएगा। Sx और Sy, ठीक है, स्केल हम लेते हैं लेट, यानी कि ये क्वेश्चन अब मैं बाय हेड टू टेल रूल कर रहा हूं। ऑल्टरनेट मेथड हो गई, स्केल आपने लिया लेट। अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज आपके पास आसान सी वैल्यूज हैं, 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो आप ले सकते हैं यहाँ पे लेट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, therefore 5 kilometer will be equal to 5 centimeter and 3 kilometer will be equal to 3 centimeter। ठीक है, और इस लिहाज से अब आपको ड्रॉ करना है नाउ। क्योंकि ये हेड टू टेल रूल से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की ड्राइंग है तो ये तो और इजी होगी, क्योंकि आपको डी की जरूरत भी नहीं है। तो अगर प्रोडक्टर के भी आप अलोंग एक्स और अलोंग वाई ये दो लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दो पार्ट्स भी आपके पास चॉइस है, आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से करें या हेड टू टेल रूल से करें। ठीक है, आई वुड रिकमेंड हेड टू टेल रूल इन दिस केस, दो रीजंस के बिना पे। नंबर 1, एक तो एक्स और वाई को प्लॉट करना बहुत आसान है, और दूसरे जो एंगल्स आ रहे हैं वो स्टैंडर्ड वैल्यूज में नहीं आ रहे, इस वजह से आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए होगा। पेपर में मैट्रिक लेवल पे साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे हेड टू टेल रूल से करें। दिखाने का मकसद ये था कि हम एक क्वेश्चन को ऐड करना है ना, दो मेथड्स हमने पढ़े हैं, हम दोनों से ऐड कर सकते हैं और दोनों ही सेम आंसर आपको देते हैं। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मेथड किस सिनेरियो में ज्यादा सूट करता है, रिजल्ट्स दोनों से ही आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, नाउ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहले हम देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, आपसे कह रहे हैं कि एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द ग्राउंड विद a speed of 100 kilometers an hour. Find the components of its velocity. एक प्लेन है जो कि टेक ऑफ करता है, यानी कि उड़ना शुरू करता है जमीन से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, लाइक दिस। ठीक है, और ये उसका एंगल बना 30 डिग्री का, थीटा आपको गिवन है। ठीक है, विद द ग्राउंड, और ग्राउंड थीटा 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब दिस मींस एक्स एक्सिस। चले, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़े तो जो फॉर्मूले हमने याद किए हुए हैं वो एज इट इज ही इस्तेमाल होंगे। ठीक है, विद द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर एन आवर, और ये 100 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी की कंपोनेंट्स क्या होंगे। कंपोनेंट का मतलब एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, तो आपसे कहा जा रहा है उसकी वेलोसिटी का एक तो ये एक्स कंपोनेंट और एक तो ये वाई कंपोनेंट। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट vx बन जाएगा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट vy बन जाएगा। ये आपको vx और vy मालूम करना है। ठीक है, फॉर्मूला बस v इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर, ये आपको गिवन है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस, ये लिखना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला
Vx इज इक्वल टू, अब जो फॉर्मूला हमने x एक्सिस के रिस्पेक्ट से थीटा के पढ़ रखे हैं वो एज इट इज इस्तेमाल होंगे। तो fx इक्वल्स टू f cos थीटा, तो Vx विल बी इक्वल टू v cos थीटा, व्हिच इंप्लाइज दैट v का मतलब हो गया 100, cos थीटा का मतलब cos ऑफ 30 डिग्रीज। cos 30 की वैल्यू होती है 0.866, ये आपको चार्ट से ही याद आना चाहिए है। cos ऑफ 30 इज 0.866, तो ये बचेगा हमारे पास 86.6 मीटर्स पर सेकंड, वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से फॉर v y, ये हो गया फॉर vx, ये हो गया फॉर vy, v sin थीटा के बराबर होगा। v sin थीटा का मतलब क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 30 डिग्रीज। साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 मीटर्स पर सेकंड। 50 मीटर्स पर सेकंड, ये vy की वैल्यू। फाइनली आप इसका रिजल्ट लिख देंगे, जो कि हम हर न्यूमेरिकल के आखिर में लाजमी लिखते हैं। Thus the required components of its velocity are found to be 86.6 and 50 meters per second respectively। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी वेरिएशन की जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन ये रहेगा, सॉल्यूशन ऐसे रहेगा, लेकिन सवाल पूछने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ, तो उससे आपको आइडिया लगाने का हमें काम कितना करना है या क्या करना है। मतलब आपसे पूछा जा सकता था फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन द ग्राउंड, उसकी ग्राउंड पे वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा। देखिए, अब इसका मतलब भी हम समझ लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब क्या होता है एक्स एक्सिस, तो एक्चुअली आपको एक्स कंपोनेंट मालूम करने को कहा जाता है। तो उस सूरत में वी वाई निकालने की जरूरत ही नहीं थी। सही, अच्छा, यानी कि जब वो टेक ऑफ कर रहा होगा तो उसका कुछ जमीन पे शेडो भी बन रहा होगा। जैसे जैसे वो ऊपर चलता चला जाएगा उसके साथ साथ उसका शेडो भी मूव करता चला जाएगा। ठीक है, तो वो जो स्पीड है, जिस स्पीड से उसका शेडो आगे की तरफ जा रहा है, वो होगा स्पीड ऑफ द प्लेन अलोंग द ग्राउंड, यानी कि एक्स कंपोनेंट। तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता था, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अच्छा, ऐसे भी पूछा जा सकता था कि आपसे कहते हैं कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी विद व्हिच इट एलिवेट्स, वो किस वेलोसिटी के कंपोनेंट से एलिवेट कर रहा है। तो एलिवेशन का मतलब हाइट, तो वो कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो उसको हाइट पे ले जाने के लिए काम कर रहा है, तो दैट इज इट्स वाई कंपोनेंट। तो वेलोसिटी ऑफ इट्स एलिवेशन, क्या मतलब वेलोसिटी ऑफ इट्स एलिवेशन का मतलब वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। उस सूरत में आपको सिर्फ और सिर्फ वी वाई का आंसर फाइंड आउट करना था, वी एक्स निकालने की कोई जरूरत ना होती। ठीक है, सो इस तरह से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन देख के अंदाजा लगाते हैं कि हमें क्या काम करना है और कितना काम करना है। अभी इन्होंने सिर्फ कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट तो दोनों होते हैं एक्स और वाई, तो इसका मतलब है कि आपको एक्स और वाई दोनों वीएक्स वीवाई की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन, इट्स अ लिटिल डिफरेंट देन व्हाट वी हैव जस्ट नाउ सीन। एन ईगल कैचेस अ प्रे व्हाइल डाइविंग एट 60 डिग्रीज विद द वर्टिकल एट 100 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, एक चील है, एक ईगल है जो नीचे किसी को देखती है, अपने प्रे को, अपने विक्टिम को, अपने शिकार को देखती है और उसको पकड़ने के लिए डाइव करती है। ठीक है, लाइक दिस, वो ऐसे डाइव करती है आगे की तरफ, व्हाइल डाइविंग एट 60 डिग्रीज विद द वर्टिकल। ये जो एंगल बना रही है ये 60 डिग्री का बना रही है, लेकिन वर्टिकल से बना रही है। वर्टिकल मींस वाई एक्सिस। तो इस दफा जब हम इसका ट्रायंगल बनाएंगे तो ये 60 डिग्रीज वाई एक्सिस से बनेगा। ठीक है, फिर आपसे कह रहे हैं कितनी रफ्तार से ये जा रही है, ये जा रही है 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। अगेन
जब वो जमीन की तरफ आ रही होगी तो उसका भी कुछ ना कुछ शेडो बन रहा होगा। तो वो जो उसका शेडो बन रहा है जमीन के ऊपर, उसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड। शेडो अलोंग द ग्राउंड यानी कि शेडो अलोंग एक्स एक्सिस, तो अगेन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज वी एक्स, ठीक है। और ये हिस्सा इसका बनेगा वी वाई, ना बताया गया है ना मालूम करने को कहा गया है, इसलिए मेंशन करने की जरूरत भी नहीं। जो काम की चीज है बस उसको मेंशन करते हैं और अपने काम को वहीं तक लिमिट करते हैं। शेडो ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब है एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी अलोंग द ग्राउंड यानी कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वी एक्स आपको निकालना है, ठीक है। लेकिन इस दफा जो डिफरेंस है प्रीवियस क्वेश्चन के मुकाबले में वो ये है कि एंगल आपको विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस बताया गया है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। और यहां हमने पढ़ा कि फॉर्मूलों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं बस वो इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि Vx का फॉर्मूला Vy का बन जाएगा, Vy का फॉर्मूला Vx वाला बन जाएगा। तो इस दफा Fx या Vx की वैल्यू F cos थीटा नहीं बल्कि F sin थीटा वाला बन जाएगा। तो सिंस यहां पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, since Vx is equal to V sin theta, ये कैसे आया होगा ये हम देख भी चुके हैं, दोबारा से देख लेते हैं भाई। थीटा के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के साथ ये बेस बन जाएगी, और ये वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज। हमने कहा था 90 डिग्री के ऑपोजिट जो बन रही होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और गिवन एंगल के ऑपोजिट जो बनती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर Vx हमें निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज sin थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। sin थीटा वाला फॉर्मूला Vx की जगह V sin थीटा आ जाएगा, तो Vx equals to V sin थीटा, which implies that Vx is equal to V का मतलब V की वैल्यू which is 100 times sin थीटा का मतलब sin of 60 degrees, which implies that Vx is equal to 100 मल्टीप्लाई बाय sin 60 का आंसर होता है 0.866 या √3/2, ठीक है। तो Vx की वैल्यू बन जाएगी 86.6 मीटर्स पर सेकेंड। सही, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का आंसर आ गया उसकी शेडो की जो ग्राउंड पे बन रही है। तो आप रिजल्ट में लिख देंगे thus the required velocity of its shadow on the ground is found to be 86.6 meters per second, ठीक है। इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। आप फाइवर्स जरूर देखिएगा, फाइवर्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में, ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो डू इट एज योर प्रैक्टिस, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो अपने कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताइएगा, या कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिले जो आपको समझ ना आ रहा हो, ऑल्सो डू लेट मी नो फॉर द सेम, और मैं इंशाल्लाह फिर आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर वाला टॉपिक मुकम्मल होता है अलोंग विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है जो अभी तक हमने नहीं किया है, और वो है कौन सा, वो हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हमें इसके साथ देखनी है, और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय द नंबर, ये तीन चीजें अभी हम देखते हैं। ओके, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब माइनस साइन, ठीक है, और नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब किसी वेक्टर के साथ माइनस साइन लगी हुई हो। ये माइनस साइन का मतलब क्या होता है, आपने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा है कि माइनस साइन जब किसी के साथ एसोसिएट हो जाती है तो उसका मतलब होता है ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। अगर नंबर लाइन के ऊपर भी हम देखते हैं कि एक नंबर अगर हमें +2 इस तरफ मिल रहा है 2 यूनिट्स, और ये 0 है, तो -2 मिलेगा इस साइड पे 2 यूनिट्स, ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा +2, ठीक है। अगर कोई नंबर y एक्सिस पे 3 यूनिट्स है पॉजिटिव साइड पे, तो -3 बन जाएगा -y एक्सिस के ऊपर नेगेटिव, यानी कि डाउनवर्ड नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर। तो किसी भी चीज के साथ जब हम माइनस साइन देखते हैं तो माइनस साइन का मतलब होता है ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो
नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब ऑपोजिट इन डायरेक्शन वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो डायरेक्शन में ऑपोजिट हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे कंसीडर करते हैं हमारे पास ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए। ठीक है, इस वेक्टर ए का अपना कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी अपनी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या बनेगा? इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर इसी वेक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर देने से मिल जाएगा। यानी कि इस वेक्टर को उठाऊं मैं ऐसे और ऐसे उल्टा ड्रॉ कर दूं, यानी कि इस वेक्टर को मैं ऐसे पलट दूं तो ये वेक्टर हमारे पास ये बन जाएगा। इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस वेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट है, इसलिए इस ए के ऑपोजिट डायरेक्शन रखने का मतलब यह है कि हमने माइनस साइन लगा दिया और साइज इसका उतना ही है जितना कि ए का साइज था। अगेन किसी वेक्टर का एक और वेक्टर लेते हैं, ये है लेट्स से वेक्टर बी। मैं आपसे कहूं इसका नेगेटिव क्या होगा? 2 का नेगेटिव क्या होगा? -2। 3 का नेगेटिव क्या होगा? -3। 10 का नेगेटिव क्या बनेगा? -10। तो b का नेगेटिव क्या बनेगा? -b। मतलब जितनी लेंथ b की है उतनी ही लेंथ हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए। तो इसी वेक्टर को उठा के अगर मैं पलट के ऐसे ड्रॉ कर दूं तो दिस विल बी द नेगेटिव वेक्टर। इस नेगेटिव वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 2 खास बातें। क्या? एक तो इस वेक्टर का, नेगेटिव वेक्टर का साइज उतना ही है जितना कि ओरिजिनल वेक्टर का था, और दूसरे इस नेगेटिव वेक्टर की डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन से ऑपोजिट है, जो कि इस माइनस साइन से शो किया जा रहा है। ठीक है, तो किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसके पास 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या 2 क्वालिटीज होती है। नंबर 1, उस वेक्टर की लेंथ यानी कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर के जितना ही हो और उसकी डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर से ऑपोजिट हो। ठीक है, तो ये हम कहलाते हैं उस वेक्टर का नेगेटिव जिसके बराबर मैग्नीट्यूड और जिसके ऑपोजिट डायरेक्शन बनती है। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर A will have same magnitude as that of A but direction opposite to A. Negative of vector B will be a vector which has magnitude same as that of B but direction opposite to B. ठीक है, तो negative of a vector is a vector which has same magnitude as the original vector but direction opposite to it is known as negative of a vector. ठीक है, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव ऐसे बनता है। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक, अ वेक्टर which has थोड़ा और इजी कर देते हैं, सेम मैग्नीट्यूड but direction opposite to a vector is called negative of that vector. किसके नेगेटिव? जिससे डायरेक्शन ऑपोजिट है, जिससे इक्वल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -a will be negative vector of A, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर मैं वेक्टर A और इसको मैं वेक्टर -a कहता हूं। ठीक है, ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। सही है, तो ये तो हुआ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक वेक्टर ऐसा भी होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम
और डायरेक्शन भी सेम। ये जो हमने वेक्टर पढ़ा ये कौन सा वेक्टर कहलाता है? ये वो वेक्टर कहलाता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट। एक वेक्टर ऐसा होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम होती है, उसको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो लिख लेते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक है, अ वेक्टर having same magnitude and direction as that of a vector is called its equal vector। सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये वेक्टर है तो इसका इक्वल वेक्टर यही बनेगा। ठीक है, इफ दिस इज वेक्टर बी तो ये वेक्टर सी अगर मैं कहूं इसको, तो वेक्टर सी क्योंकि बी की जितने साइज और बी की जैसी डायरेक्शन है तो हम कहेंगे वेक्टर सी इज इक्वल वेक्टर ऑफ बी। सही है। नेगेटिव किसी भी वेक्टर का बनाना पड़ता है। इक्वल वेक्टर कोई भी हमें मिल सकता है, दो वेक्टर्स हैं आप उनको कंपेयर करें तो हो सकता है दोनों का सेम मैग्नीट्यूड, दोनों की सेम डायरेक्शन आ जाए, तो हम कहते हैं कि हाँ ये दोनों तो एक जैसे हैं, बिल्कुल हर लिहाज से मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो ये तो एक दूसरे के इक्वल वेक्टर्स हो गए। लेकिन नेगेटिव वेक्टर हमें कहीं अलग से मिलता नहीं है। कोई एक वेक्टर होता है तो उसका नेगेटिव हम खुद बनाते हैं। इक्वल वेक्टर हमें अलग अलग मिल सकते हैं, कंपैरिजन के बाद हम बता देंगे अच्छा ये एक अलग वेक्टर था, ये अलग वेक्टर था, दोनों सेम है। लेकिन नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हमेशा किसी वेक्टर का बनाना पड़ता है, इसीलिए हमने इक्वल वेक्टर लिखा लेकिन नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर लिखा। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर किसी वेक्टर का नेगेटिव बनाया जाता है, पर्पसफुली बनाया जाता है। ठीक है, ओके। अब तो एक चीज और जरा मैं साथ में बताऊं आपको, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम, जिसकी डायरेक्शन भी सेम, वो तो इक्वल हो गया इन ऑल रिस्पेक्ट, तो वो कहलाएगा इक्वल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो, वो उसका नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, इसमें हमने क्या देखा, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट, यानी कि डायरेक्शन चेंज है। ऐसा भी तो हो सकता है कि डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड अलग हो। ठीक है, तो ऐसा यानी कि मिसाल के तौर पे एक वेक्टर हो ऐसा, अगर मैं इसको ए कहूं और ये वेक्टर हो गया ऐसा, इसको मैं बी कहूं, तो ए और बी में अगर मैं एक रिलेशन देखना चाहूं तो क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि ए और बी की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन उनके मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी सेम डायरेक्शन होती है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, इनको हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। कौन से? पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, तो दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, उनको हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, इक्वल वेक्टर भी पैरेलल होते हैं, ठीक है, लेकिन इक्वल वेक्टर में एक खास बात होती है कि पैरेलल होने के साथ साथ उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ऐसे स्पेशल पैरेलल वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, वो पैरेलल वेक्टर इक्वल बन जाते हैं, और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो वो नेगेटिव वेक्टर बनते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ए, तो ये क्या कहलाएगा, वेक्टर्स which have same direction are called parallel vectors। मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम, कोई हर्ज नहीं है, तो मैग्नीट्यूड की कोई कंडीशन नहीं बनी है सर। पैरेलल
के लिए मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए मैग्नीट्यूड के बारे में जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। मैग्नीट्यूड इसमें इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो मैग्नीट्यूड के बारे में बताने की जरूरत भी नहीं है। A is parallel to B if direction of A is same as B, और ये डायग्राम आप साथ में बना सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब हमारा एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को माइनस कराना। जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो उसमें हमने वेक्टर की एडिशन पढ़ी थी, और एडिशन के हमने 3-4 मेथड्स देखे थे। ग्राफिकल मेथड 2 थे, हेड टू टेल रूल, पैरेललोग्राम लॉ, और फिर हमने अभी देखा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, और हमने ये भी पढ़ा कि इसमें और भी मेथड्स होते हैं जैसे कि ट्रायंगल मेथड एटसेट्रा। तो वेक्टर की एडिशन जब हो तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई कि वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो भी क्या इसी तरह से हमें इतने सारे मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे? तो ये तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। एडिशन के इतने मेथड्स, सब्ट्रैक्शन के इतने मेथड्स, फिर यकीनन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी यही होगा, तो ये तो क्या मुसीबत हो गई हमारे लिए। तो एक कंसेप्ट जो हमने अभी पढ़ रखा है वो है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। यहाँ जब वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात आई तो फिर नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का कंसेप्ट जहन में आया कि अरे वेक्टर का नेगेटिव भी तो हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करा दो, इसका आंसर 1 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यही सब्ट्रैक्शन हम जानते हैं ऐसे भी तो की जा सकती है। 3 में अगर मैं -2 को ऐड करा दूं तो भी सेम रिजल्ट मुझे मिलेगा। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कराना इज इक्विवेलेंट टू 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कराना इज इक्विवेलेंट टू 3 में से -2 को ऐड कराना, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस और आंसर वही 3 - 2 वाला बनेगा। तो यहाँ ये हमारे लिए बड़ा फायदेमंद हो गया कि अगर आपको कहा जाए कि भाई A और B को सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है, परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑफ A एंड B, यानी कि एक वेक्टर है A ऐसा और दूसरा वेक्टर है B ऐसा। मैं इसको A कह देता हूं, चले इसको B कह देता हूं। एंड इफ आई वांट टू परफॉर्म A - B, तो हमने कहा हम कोई अलग मेथड नहीं पढ़ना चाह रहे भाई, बड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो फिर क्या करो, उन्होंने कहा वेट अ सेकंड, हम एक काम कर सकते हैं, सिंस सब्ट्रैक्शन कैन आल्सो बी डन बाय द मेथड ऑफ एडिशन, लिहाजा वेक्टर सब्ट्रैक्शन शुड आल्सो बी डन बाय द मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर A - B है तो ये ऐसे हो सकता है, A में से B को सब्ट्रैक्ट कराओ तो वही आंसर आना चाहिए जो A में से -B को ऐड कराने पे मिल सकता है, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ, एक ही जैसी बात तो लग रही है, लेकिन फायदा क्या हुआ, हम B वेक्टर एक था, A और B वेक्टर एक था, तो आपने कहा A और B को अलग से सब्ट्रैक्शन के बजाय हम एक काम करते हैं, B का नेगेटिव वेक्टर उठाते हैं। ये उठाया हमने B का नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर कैसे बनता है, सेम मैग्नीट्यूड रख के डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दो। अब ये जो A और -B 2 वेक्टर्स हमें मिल गए, इन दोनों को आपस में ऐड करा दो, और ऐड कराने के लिए आप ऑलरेडी हेड टू टेल रूल जानते हैं, आप ऑलरेडी पैरेललोग्राम लॉ जानते हैं, आप ऑलरेडी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड जानते हैं, ट्रायंगल मेथड भी होता है। तो वही सारे मेथड्स जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने पढ़े थे, वही सारे मेथड्स एक नेगेटिव वेक्टर हासिल करने से हम सब्ट्रैक्शन में एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं। सो आसानी क्या हुई, वी डोंट नीड टू स्टडी एनी न्यू मेथड टू परफॉर्म वेक्टर सब्ट्रैक्शन। सो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन बाय द मेथड ऑफ एडिशन भी हो सकती है इफ वेक्टर टू बी सब्ट्रैक्टेड उसका हम नेगेटिव ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैन बी डन बाय एडिंग अ वेक्टर विद द नेगेटिव ऑफ अदर वेक्टर। अगेन
Subtraction of vectors can be done by adding a vector with the negative of other vector। और फिर ये एग्जांपल हमारे सामने है। अब ये दिखेगा कैसे? आपने कहा a माइनस बी करना है, a में माइनस बी को जोड़ना है, तो a के हेड से माइनस बी की टेल को जोड़ दो। ये माइनस बी उठाया मैंने और इस माइनस बी को मैंने ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये हो गया माइनस बी और ये था हमारा a। रिजल्टेंट कैसे मिलता है? रिजल्टेंट मिलता है पहले की टेल से आखिरी के हेड को ज्वाइन करके। दिस इज a माइनस बी। क्योंकि ये a में माइनस बी को ऐड किया है तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स ही हुई, इसलिए एडिशन ऑफ वेक्टर के रिजल्ट को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, तो ये भी रिजल्टेंट ही कहलाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बिकम्स सो यूजफुल टू अस कि हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के नए मेथड्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और नेगेटिव ऑफ वेक्टर ने उन्हीं पढ़े हुए मेथड से सब्ट्रैक्शन भी हमें करने की सहूलत दे दी है, सब्ट्रैक्शन भी करना सिखा दिया। ठीक है, अब लास्टली ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। नंबर एक वैल्यू होती है जिसके अपनी कोई डायरेक्शन का नहीं, तो इसलिए नंबर को हम स्केलर भी कह देते हैं। यानी कि जो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन एक नंबर से होती है वही वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर भी कहलाती है। ठीक है, अच्छा, किसी वेक्टर की अगर मैं आपसे बात करूं, सपोज एक वेक्टर है वेक्टर a, उसका मैग्नीट्यूड है 5 और डायरेक्शन है ईस्ट। लेट्स सपोज 5 न्यूटन, डायरेक्शन ईस्ट। ये हमने बना दिया a, 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। अब मैं आपसे कहूं इस वेक्टर को ट्वाइस कर दीजिए, यानी कि नंबर 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, यानी कि 2a बना दीजिए। तो 2a बनाने से मतलब क्या हुआ, इस वेक्टर को डबल कर देना है। डबल कर देने का मतलब ये है क्योंकि इस वेक्टर में 2 एक नंबर है, तो यहाँ नंबर वाला पोर्शन कौन है इनमें? नंबर वाला पोर्शन है साइज उसका। वेक्टर को डबल कर देने का मतलब उसकी लेंथ डबल कर दिया आपने, या उसका साइज 2 गुना कर दिया आपने। तो वेक्टर को डबल कर देने का मतलब ये है कि उस वेक्टर की लेंथ को आपने डबल करके, कितना हो गया ये 2a, जिसकी वैल्यू बन जाएगी 10 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन कितनी रहेगी? वही ईस्ट जो पहले थी, ये था 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ, अब डबल कर देने से बन गया 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ। इसी तरीके से एक वेक्टर है b, इसकी वैल्यू है 4 मीटर्स पर सेकेंड नॉर्थ। मैं आपसे कहूं इसको बना दीजिए, तो ये बनेगा तकरीबन ऐसे। सपोज ये बन गया b। ठीक है, नाउ इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ 3 टाइम्स b, b को 3b का मतलब क्या होगा? b के 3 गुना। तो 1 ये, 2 ये, 3 ये, तो ये b का 3 गुना कुछ इतना बड़ा बन जाएगा अंदाज़ा। दिस विल बी 3b। ये 3b ड्रॉ कर देने से हमने देखा कि दोनों की डायरेक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भी नॉर्थ की तरफ जा रहा था, ये भी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, सिर्फ उसका साइज एनहांस हो गया, साइज बढ़ गया उसका, यानी कि मैग्नीट्यूड उसका मल्टीप्लाई हुआ। तो इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू बन गई 12 मीटर्स पर सेकेंड, डायरेक्शन नॉर्थ, जबकि ओरिजिनली थी 4 मीटर्स पर सेकेंड अलोंग द सेम डायरेक्शन नॉर्थ। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि किसी भी वेक्टर को जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाता है तो एक्चुअल चेंज कहाँ आ रहा है, मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में। सो वी सॉ कि जब कभी भी किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाता है या स्केलर से मल्टीप्लाई कराया जाता है तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता है, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो when a vector is multiplied by a scalar or a number, only its magnitude gets multiplied while its direction remains the same. ठीक है, तो when a vector is multiplied by a scalar या a number, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता है, only its magnitude gets multiplied while its direction remains the same. ठीक है, आखिरी इंपॉर्टेंट बात इसमें,
वो ये कि डायरेक्शन सेम रही, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट हमें मिला, क्या ये रिजल्ट सेम वेक्टर ही कहलाएगा या ये एक नया वेक्टर बन गया? यानी कि किसी वेक्टर को स्केलर से या नंबर से मल्टीप्लाई कराने पे रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? नया वेक्टर मिलता है या वही पुराना वेक्टर ही कहलाएगा ये? तो आंसर इज, हमने कहा था वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। किसी भी एक को चेंज कर दो तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड तो चेंज हो गया। अब जब मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो वेक्टर ही चेंज हो गया। अब हम कहेंगे ये एक वेक्टर था ए और ये एक नया वेक्टर है, जिसका अगर मैं पुराने वाले से कंपैरिजन करूं तो वो दुगना है उसके, लेकिन नेचर में एक नया वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाने के बाद डायरेक्शन बेशक सेम रहे लेकिन वेक्टर बदल जाता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ विच a new vector is obtained। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए नंबर रिजल्ट्स इन अ न्यू वेक्टर या यील्ड्स अ न्यूअर वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। यही चीज डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर में भी आएगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही डिवाइड हो जाएगा और डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों सूत्रों में मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ ना, चाहे मल्टीप्लाई कराएं या डिवाइड कराएं, वेक्टर बदल जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन की तरह डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर में भी आपको एक नया वेक्टर रिजल्ट में मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। ऑफ कोर्स हम जानते हैं इसके एग्जांपल्स, आपने इसके कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं। S is equal to V into T, ये फॉर्मूला पढ़ा था। वेलोसिटी को जब टाइम से मल्टीप्लाई कराते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, इसमें v मल्टीप्लाई बाय t में t एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम सिर्फ एक नंबर होता है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 10 मिनट्स, 1 मिनट, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 1 डे। तो ये सिर्फ एक नंबर है। उस नंबर को जब हम एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं वेलोसिटी से, तो रिजल्ट में वेलोसिटी नहीं रहती, तो रिजल्ट में क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट एक नया वेक्टर बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से P is equal to m times v। वेलोसिटी को जब मास से मल्टीप्लाई करा देते हैं विच इज अ स्केलर और अ नंबर, तो रिजल्ट में एक नई क्वांटिटी मिलती है जिसे हम कहते हैं क्या? जिसे हम कहते हैं मोमेंटम। सही है। इसी तरीके से अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक सेकंड में आने वाले वेलोसिटी के चेंजेस को जब हम दुगना तिगना मास के जितना मल्टीप्लाई करा देते तो पता चलता है उसके ऊपर धक्का कितना लग रहा है, हमें वो मिल रहा है। देखें फिजिकली कितना मीनिंग इंटरप्रेट हो गया, इसका चेंज हो गया। ठीक है, सो ये एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर। इसी को उल्टा कर दें तो ये डिवीजन में बन जाएगी, यानी कि v इज इक्वल टू s अपॉन t। v इज इक्वल टू P अपॉन n, या हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू F अपॉन n। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय नंबर और इन्हीं को डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय नंबर से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा अब तक वेक्टर की एडिशन और वेक्टर की सब्ट्रैक्शन। वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन अभी तक हमने नहीं देखी, वेक्टर की डिवीजन भी हमने अभी तक नहीं देखी और ना हमारे इस चैप्टर में लकीली मौजूद है। ठीक है, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन का बहरहाल एक जिक्र हम जरूर करेंगे जब हमें पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 8 में वर्क पावर एंड एनर्जी में। तो उसमें हमें ये पता चलेगा वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, बट दैट विल बी जस्ट अ सुपरफिशियल डिस्कशन, हम उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर फेजेस के अंदर जाके। ठीक है, और फिर उसका आगे इस्तेमाल है। तो इस चैप्टर को फिर हम यहीं कंक्लूड करते हैं।
यहाँ पे हमने इस चैप्टर से रिलेटेड अब तक क्या क्या चीज़ें देखी। हमने देखा स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर और वेक्टर में फ़र्क हमने देखा था वो क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, वेक्टर के फिर हमने एडिशन के मेथड्स देखे। हमने वेक्टर के एडिशन में हेड टू टेल रूल, पैरेललोग्राम लॉ और हमने वेक्टर के एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड पढ़ा। ठीक है, ये तो ग्राफिकल और मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं। फिर हमने हेड टू टेल रूल के कुछ हमने रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रॉ करके न्यूमेरिकल किए थे। फिर हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड पढ़ा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड पढ़ने से पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रायंगल की मेजरमेंट के लिए एक स्टडी होती है। ट्रायंगल को मेजर करने के लिए उसमें कुछ रेशियोज होते हैं जिससे एंगल मिलता है दो साइड्स की मदद से, और पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा जो दो साइड की मदद से एक तीसरी साइड बताता है। दो साइड की मदद से एंगल मिल जाए तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगा, दो साइड की मदद से तीसरी साइड मिल जाए तो वो पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है। ठीक है, फिर हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखे, वेक्टर को तोड़ना। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में भी हमने कौन सी रेजोल्यूशन देखी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाली रेजोल्यूशन देखी। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बाद फिर हमने उसकी तोड़ने के बाद फिर हमने उसको जोड़ना भी सीखा। कंपोजिशन या एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी देखी, वो भी उन्हीं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को जिनमें तोड़ा था ऐड करना सीखा। ठीक है, और फिर हमने उसके कुछ फॉर्मूले बनाए और ये हमने देखा कि वेक्टर की रेजोल्यूशन सीखते क्यों हैं, ताकि वेक्टर्स की एडिशन अगर हमें करनी पड़ जाए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के जरिए तो पहले उनको रिजॉल्व करना आना चाहिए, और फिर सारे वेक्टर जब रिजॉल्व हो जाएंगे तो सबको इकट्ठे फिर हम जोड़ देंगे। ये हमने वेक्टर की रेजोल्यूशन देखी, वेक्टर की एडिशन देखी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे। फिर हमने इसमें कुछ बेसिक टर्म्स या वेक्टर से रिलेटेड टर्म्स हमने पढ़ी थी कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, और फिर नेगेटिव वेक्टर क्यों फायदेमंद होता है, क्योंकि उससे वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के लिए हमें कोई नए मेथड नहीं पढ़ने पड़ते। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर अगर आप ऑब्टेन कर लें तो उसी नेगेटिव को दूसरे के साथ जोड़ दें तो एडिशन की ही मेथड के जरिए सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगी। सो नो नीड ऑफ स्टडीइंग न्यूअर मेथड्स फॉर परफॉर्मिंग वेक्टर सब्ट्रैक्शन। और फाइनली हमने वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन देखी कि वेक्टर को स्केलर से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वेक्टर को दूसरे वेक्टर से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करना तो हमने नहीं सीखा, लेकिन बहरहाल एक वेक्टर को दूसरे नंबर से किसी अगर मल्टीप्लाई करना पड़े तो क्या, वो हमने देखा कि तो मल्टीप्लाई करके सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल जाता है, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवरऑल वेक्टर चेंज हो जाता है। और इसकी कुछ हमने फिजिकल एग्जांपल्स भी देखी जो आप अपने प्रीवियस चैप्टर्स में चैप्टर 3-4 में ये इक्वेशंस भी आप पढ़ चुके हैं। मोमेंटम भी आपने पढ़ा है, फोर्स भी आपने पढ़ा है, चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स में आपने ये इक्वेशन भी पढ़ी। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को फिर हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। इसके बाद फिर हम कोई दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, प्रेफरेबली मैं शुरू करूँगा चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स। उससे पहले चैप्टर 2 में कुछ एक छोटा सा टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट कैसे करनी होती है, यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे पहले। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन सीखने के बाद फिर हम काइनेमेटिक्स के ऊपर आएंगे और फिर अकॉर्डिंगली चलेंगे। इन द मीन टाइम कोई और चैप्टर की क्वेरी अगर आपकी हो, आप पहले समझना चाहें, डू लेट मी नो। मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के उसका वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बाद में